कांग्रेस द्वारा इसको अपनाने के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन में नई ऊर्जा भरी। जनवरी 1921 से पूरे देश में आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। गांधी जी ने खिलाफत नेता अली भाइयों के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं में भाषण दिए और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। पहले महीने में ही हजारों छात्रों ने, एक आंकड़े के अनुसार लगभग 90,000 ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया, राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में भर्ती हो गए। उस समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। शिक्षा का बहिष्कार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सफल रहा। कलकत्ता के विद्यार्थियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। उनकी मांग थी कि स्कूलों के प्रबंधन को सरकार अपने हाथ में ले ले। CR दास ने इस आंदोलन को बहुत प्रोत्साहित किया। सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बन गए। पंजाब में भी बड़े पैमाने पर शिक्षा का बहिष्कार किया गया। बंगाल के बाद इसी का नंबर था। लाला लाजपत राय ने यहाँ बड़ा काम किया, हालांकि शुरू में वे इसके समर्थक नहीं थे। बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम में भी इस कार्यक्रम में काफ़ी अमल हुआ, लेकिन मद्रास में इसे सफलता नहीं मिली। वकीलों ने बड़े पैमाने पर अदालतों का बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन देश के जाने माने वकील जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, MM जयकर, किचलू, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपाचारी, T प्रकाशम, आसफ अली के वकालत छोड़ने से लोग बहुत प्रोत्साहित हुए। संख्या की दृष्टि से इस बार भी बंगाल पहले नंबर पर रहा। उसके बाद आंध्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब थे। बहिष्कार आंदोलन में सबसे अधिक सफल था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कार्यक्रम। कार्यकर्ता घर घर जाकर विदेशी कपड़े इकट्ठे करते, स्थानीय लोग एक जगह इकट्ठे होते और इन कपड़ों की होली जलाई जाती। प्रभुदास गांधी महात्मा गांधी के साथ देश के दौरे पर गए थे। वे बताते हैं कि दूर दराज के स्टेशनों पर जब गाड़ी खड़ी होती थी तो गांधी जी स्टेशन पर खड़े लोगों से कहते थे, आप लोग पूरा ना कपड़ा सही विरोध जताने के लिए अपनी पगड़ी, दुपट्टा, टोपी को ही उतार दीजिए। लोग फौरन अपना दुपट्टा, टोपी या पगड़ी जो जिसके पास होता था उतार देते। प्रभुदास गांधी बताते हैं कि जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ती, इन कपड़ों की होली जलाई जाती। ट्रेन की खिड़की से लपटें दिखाई देती। विदेशी कपड़े बेचने वालों दुकानों पर भी धरना भी बहिष्कार आंदोलन में शामिल था। इसका नतीजा यह हुआ कि 1920-21 में जहाँ 1 अरब 2 करोड़ रुपए मूल्य के विदेशी कपड़े का आयात हुआ, वहीं 1921-22 में घटकर ये 57 करोड़ रुपए हो गया। इस आंदोलन में एक और कार्रवाई बहुत लोकप्रिय थी और वह थी ताड़ी की दुकानों पर धरना। हालांकि यह मूल कार्यक्रम में नहीं था। सरकार को इससे बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचा और मजबूर होकर इसके प्रचार में जुट गई। यह बताने लगी कि ताड़ी पीने के कितने फ़ायदे हैं। बिहार और उड़ीसा की सरकार ने तो इतिहास पुरुषों के नाम तक गिनाए, कितने कितने महान लोग शराब का सेवन करते थे। मूसा, सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर, ग्लैडस्टोन, टेनीसस, बिस्मार्क का नाम लिया गया। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया कि अगले 3 महीने तक अपना सारा ध्यान कोष इकट्ठा करने, सदस्य बनाने और चरखा बांटने पर दें। सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। यह लक्ष्य तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन संख्या 50 लाख तक पहुंचा दी गई। तिलक स्वराज फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया। इसमें 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा इकट्ठे किए गए। चरखे और खादी का खूब प्रचार हुआ। खादी तो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतीक बन गई। छात्रों की एक सभा में गांधी जी से खादी पहनने की अपील कर रहे तो कुछ लोगों ने शिकायत की कि खादी बहुत महंगी है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि कम कपड़े पहनना चाहिए। गांधी जी उस दिन से कुर्ता और धोती पहनना छोड़ दिया और लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अधनंगे फ़कीर ही रहे। जुलाई 1921 में सरकार के सामने एक नई चुनौती आ गई। जुलाई में खिलाफत आंदोलन सम्मेलन मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि किसी मुसलमान सेना का रहना धर्म के खिलाफ है। उन्होंने लोगों ने कहा कि इस संदेश को हर मुसलमान सैनिक तक पहुंचाएंगे। इस भाषण के तुरंत बाद मोहम्मद अली को साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी का नतीजा ये हुआ कि इसके विरोध में आयोजित सभाएं की अपील की बार बार दोहराया गया और उसका खूब प्रचार प्रसार हुआ।
प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, जो 17 नवंबर 1921 को शुरू हुई थी, जिस दिन वे भारत जिस दिन वे बम्बई आए, पूरे भारत की हड़ताल थी। उसी दिन गांधी जी ने बम्बई में एक एल्फिंस्टन मिल के अहाते में मजदूरों की सभा में भाषण दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, लेकिन दुर्भाग्य से इसी दिन बम्बई की सड़कों पर खून खराबा हो गया। गांधी जी की सभा से लौटने वाले तथा प्रिंस के स्वागत समारोह में भाग लेने वालों में संघर्ष हो गया। शहर में दंगा भड़क उठा। ज़्यादातर शिकार पारसी, ईसाई और एंग्लो इंडियन हुए, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत का समर्थक माना जाता था। 3 दिन तक हिंसात्मक कार्रवाई होती रही। हिंसा और पुलिस की गोली चलाए जाने में 58 व्यक्तियों की मौत हुई। गांधी जी जब 3 दिन का अनशन पर बैठे, तब कहीं जाकर हिंसा की आग ठंडी पड़ी। गांधी जी हिंसात्मक वारदातों से बहुत क्षुब्ध हुए। प्रिंस ऑफ वेल्स जहाँ भी गए, वीरान सड़कें और बंद दरवाजों ने ही उनका स्वागत किया। असहयोग आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ता ही जा रहा था। अंग्रेजों के द्वारा स्वदेशी कोर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जा रही थी, मानो समानांतर पुलिस दस्ते का गठन हो रहा हो। वर्दी और काम के तरीकों को देखकर सरकार का चिंता होना स्वाभाविक था। कांग्रेस से प्रवेश कांग्रेस समितियों की इजाज़त थी कि अपने लगे कि जनता कानून की अवज्ञा करने के लिए तैयार है तो आंदोलन छेड़ सकती है। मिदनापुर, गुंटूर जिले के आंध्र प्रदेश के चिराला, पेलारा और पेंडाकिंडू तालुका में कर न देने का आंदोलन भी छेड़ दिया गया था। किसान सभा, किसान आंदोलन 1918 से ही जोर पकड़ते जा रहे थे। असहयोग आंदोलन के प्रचार से, जिसे करते हुए जवाहरलाल नेहरू अवध के देहातों में घूम रहे थे, इसे बहुत बल मिला। कुछ ही दिनों में पता लगाना मुश्किल था कि बैठक किसान सभा की है या असहयोग आंदोलनकारियों की। केरल में मालाबार में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ने खेती और मुसलमानों को उनके भूस्वामियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ने के लिए उकसाया, लेकिन दुर्भाग्य से ये आंदोलन कहीं सांप्रदायिक रूप अख्तियार कर लिया। असम में चाय बागान के मजदूर हड़ताल पर चले गए। जब हड़ताली मजदूरों पर गोली चलाई, तो स्टीमर पर काम करने वाले मजदूर भी हड़ताल पर चले गए। असम बंगाल रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल में इनका साथ दिया। बंगाल के राष्ट्रवादी नेता JN सेनगुप्त ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिदनापुर में गोरी जमींदारी कंपनी के खिलाफ काश्तकारों के हड़ताल का नेतृत्व किया। कलकत्ता मेडिकल के छात्रों ने। आंध्र में वन कानून के खिलाफ आंदोलन छिड़ा। राजस्थान में किसानों और आदिवासियों ने आंदोलन छेड़ा। पंजाब में अकालियों के द्वारा गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों के कब्जों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। ये वास्तव में देशव्यापी असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा थे। तमाम दमन के बावजूद आंदोलनकारी अहिंसा के रास्ते से नहीं डिगे। इस तरह के हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमारा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि असहयोग आंदोलन ने तमाम स्थानीय आंदोलन को जन्म दिया, जो पहले से चले आ रहे थे, उन्हें और बल दिया। यह बात दिगर है कि ये आंदोलन कहीं कहीं असहयोग आंदोलन की नीतियों और अहिंसा के सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। ऐसी हालत में सरकार समझ गई कि अब मामले को अनदेखा करने से काम नहीं होने वाला और दमन का रास्ता अख्तियार करना होगा। सितंबर 1920 में जब आंदोलन शुरू हुआ, तो सरकार का मानना था कि दमन से विद्रोह की आग और भड़केगी और जो लोग मारे जाएंगे उन्हें जनता शहीद का दर्जा देगी। मई 1921 में नए वायसराय रेडिंग ने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी से कहा कि वे अली भाइयों को अपने भाषण में हिंसा न भड़काने वाली बात कहने के लिए बताएं। सरकार का उद्देश्य था गांधी जी और अली भाइयों में आपस में फूट डालना, लेकिन इसमें वे असफल हुए। गांधी जी रीडिंग वार्तालाप यहीं पर समाप्त हुआ। दिसंबर तक आते सरकार को महसूस होने लगा कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। उसने अपनी नीतियों में परिवर्तन की घोषणा की और स्वयंसेवी संगठनों गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसके सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने लगा। सबसे पहले CR दास को गिरफ्तार किया गया, बाद में उनकी पत्नी बसंती देवी को। इस गिरफ्तारी का पूरे बंगाल पर व्यापक विरोध हुआ। हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां दी। 2 महीने के भीतर ही देश में लगभग 30,000 लोग गिरफ्तार हुए। बाद में बड़े नेताओं में केवल गांधी जी ही बाहर रह गए थे।